जनाब, टेलीफोन लाइंस हमारी खुली हैं। अगर आपके जहन में इस वक्त कोई भी सवाल आते हैं, कल की टेलीथॉन में मैं देख रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से लोगों ने कहा कि बेशक पाकिस्तानी एक दर्दमंद दिल रखते हैं और इस मुश्किल के वक्त में भी हम एक होकर यकजहती के साथ इससे निकल जाएंगे। जो मुखय्यर अफराद हैं वो यकीनन ज्यादा से ज्यादा इमदाद करने की लोगों की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर कब तक? पाकिस्तान को बने हुए 75 साल का अरसा कंप्लीट हो चुका है। आज जब आप इन इमेजेस को देखें तो एक नई नजर से देखिएगा कि इसमें नजर आने वाले जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे आने वाला मुस्तकबिल हैं, अगर इनकी उम्र 1 साल से कम है तो जब ये जवान होंगे, जब ये 20-25 साल की उम्र को पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सरजमीन को आजाद हुए हुए 100 साल का अरसा गुजर जाएगा। बट लुक एट द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। आज उसकी जिंदगी की शुरुआत, ये फॉर्मेटिव ईयर्स जब उसकी जिंदगी की बुनियाद बननी थी, उसकी फिक्र, उसकी सोच की बुनियाद रखती है, तो उसके इर्द गिर्द क्या माहौल है। हर मुश्किल के अंदर आसानी है, ये हमारा दीन है, हमारा ईमान है। और मैं अक्सर ये कहानी शेयर करती हूँ कि 2005 के जलजिले से हम में से कई लोगों के हमारे टेलीविजन करियर का आगाज हुआ, लेकिन साथ ही हमने ये देखा कि मैं तकरीबन 2014 की आपको बात बताऊं कि उस वक्त के सीएम शहबाज शरीफ साहब ने जो इतने सूबों में बच्चे हाई अचीवर्स थे इंटरमीडिएट के प्रोग्राम में, जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर लिए थे प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, उनके लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। क्योंकि उस वक्त मैं स्टेट टेलीविजन के साथ थी तो वो हाई अचीवर बच्चों का मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था और वहां पे आजाद जम्मू एंड कश्मीर के बोर्ड से टॉप करने वाली एक बच्ची मौजूद थी और उससे मैंने ऐसे ही पूछा जिस तरह तमाम बच्चों से उनके एम्बिशंस में पूछा, आपने प्री मेडिकल में टॉप किया है तो ये आपकी क्या एम्बिशन थी, क्या आपकी रूटीन होती थी, क्यों ये इरादा किया, क्या खानदान में कोई डॉक्टर है जिसने आपको इंस्पायर किया। तो उस बच्ची की कहानी मुझे आज भी याद है कि उसने कहा कि जी जब 2005 का जलजिला आया तो मैं स्कूल में थी और मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई थी और हमारे स्कूल की छत, यानी बच्चों के स्कूलों की छतें गिर गई थी, छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे। तो कहती मेरी दोस्त की उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया एंड शी कुड नॉट सर्वाइव। मैं जिस हालत में, जख्मी हालत में मुझे एयरलिफ्ट किया गया तो हमारे जो स्कूल की छत गिरी थी उसका एक सरिया मेरे आर पार था और कहने लगी कि मुझे ये बातें, ये आवाजें बाकायदा आ रही थी जब लोगों ने कहा कि जी ये बच्ची सर्वाइव नहीं करेगी एंड शी वाज एयरलिफ्टेड। और डॉक्टर्स ने, यकीनन जो आर्मी डॉक्टर्स ने उसकी मदद की और अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी लिखी, लेकिन उस वक्त इस बच्ची ने इरादा किया कि उसने भी आगे बढ़कर एक मसीहा बनना है और इसी तरह दुखी इंसानियत की, जो लोग तकलीफ में हैं, उनकी मदद करनी है। तो मैं आज समझती हूँ कि ये भी हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा जब आप और मैं अगर आगे बढ़कर इन कस्बों की, इन लोगों की हैंड होल्डिंग करते हैं, जो इन अगर देखा जाए तो ये हमारे दीन, हमारे शरीयत का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। जब हम महाजरीन और अंसारियों की बात करते हैं कि किस तरह लोगों ने अपना भाई तस्वुर करके इनको दोबारा जो हिजरत करके लोग आए थे उनको अपने पैरों पे खड़ा किया, उसी तरह इस वक्त ये मिस्कीन लोग जिनकी बेसरो सामानी का हाल आपकी स्क्रीन्स पर है, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, अपने मवेशियों को, अपने रोजगार को, अपनी जमीनों को, जो साल भर अगर मेहनत करके कुछ काश्त कर रहे थे, इस वक्त वो ज़ेरे आब है। हम उनकी दिल की कैफियत को, या वो जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं, शायद उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको एक दिल दिया है तो यकीनन उनकी सूरत हाल देखकर आप भी आगे बढ़कर उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे इख्तिलाफात हैं जी, सियासी इख्तिलाफात हैं, कैपेसिटी के मसाइल हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब इंसान सिद्के दिल से, एक अच्छी नीयत से आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला असबाब बना देता है। और यकीनन लार्जर क्वेश्चंस करने का भी वक्त है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस आएंगे तो लोग सवाल करेंगे कि जो साहिब इख्तिदार हैं, जो पार्टीज अवाम का वोट लेकर इन अहम ओहदों पर फायज होती हैं अवाम की खिदमत के लिए, उन्होंने क्या दिया, क्या नहीं किया। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे इंसानी जानों को बचाने की जरूरत है क्योंकि वी आर स्टिल इन द रेस्क्यू फेज ऑफ थिंग्स। लेकिन आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा किया। वहां पे उन्होंने क्या कुछ देखा, वहां कौन सी बातें की, किस तरह लोगों को दिलासा दिया, किस तरह बार बार उनको यकीन दिलाया कि हुकूमत वक्त लोगों का साथ देगी, उनका हाथ नहीं छोड़ेगी। आपको बताते चले कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह भी ऐलान किया है कि जितने मुतासरीन हैं उनको तो इमदाद और रकम दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो खानदान जिनके प्यारे इंतकाल कर गए हैं इस नागहानी आफत की वजह से, उनको भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो कुछ अपना मदावा कर सके। सबसे पहले जी उनके इस विजिट से हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
وزیراعظم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے گراؤنڈ پر موجود، متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیراعظم کے تابڑتوڑ دورے۔ شہباز شریف خیبر پختونخوا پہنچے، انہوں نے چارسدہ پہنچ کر متاثرین سے ملاقات کی۔ وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی، انہوں نے صوبے کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ وفاق متاثرہ عوام کے ساتھ ہے۔ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ وفاقی حکومت مل کر این ڈی اے میں انشاءاللہ یہاں پر اور صوبے سے بھی مل کے ہم اپنے اس وقت 28 ارب روپے کے 25 ہزار روپے فی خاندان جو متاثرہ ہیں ان کو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نوشہرہ پہنچے، انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ دوسری جانب نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز تونسر شریف پہنچی، انہیں 63 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پہنچایا گیا۔ جی جناب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام ہی عہدیداروں کے دورے جاری و ساری ہیں۔ خصوصی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسے ادارے ہیں، جو ایسی کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز ہیں جو ان علاقوں سے واقف ہیں۔ ہم نے کل بھی آپ کے سامنے مختلف اداروں سے بات کی، آج الخدمت آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف، پاک افواج، پرائم منسٹرز فنڈ، پوری کی پوری ضلعی اور صوبائی جو انتظامیہ ہے وہ سب اس وقت سرگرم ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جہاں پہ سب سے زیادہ متاثرین ہیں، یا ہم نے دیکھا کہ جون جولائی سے ہی جو سب سے پہلا افیکٹ ہونے والا اس سیلابی صورتحال سے جو ہمارا علاقہ ہے وہ بلوچستان ہے، رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ہے، اور نقصانات کے حوالے سے بھی، کیپیسٹی وائز بھی وہاں پہ بڑی اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ریسکیو آپریشنز میں پاک افواج کے طیارے، ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹرز کے بھی جو وسائل ہیں وہ کافی محدود ہیں۔ تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ اس وقت بلوچستان میں کیا صورتحال ہے۔ ایک دو اور طریقوں سے میں نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کا ذہن اس وقت کام کر رہا ہے، and I was actually very very pleased with the way people are looking at it۔ لیکن جی فوری طور پہ تو انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک غذا کو پہنچایا جائے، ان کے لیے کھانا میسر کیا جائے، ان کو ایک سوکھی صاف جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کی جائے، بے شک کوئی ٹینٹ ہو یا کوئی عارضی اس طرح کا انتظام کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہیں۔ I was very surprised to see کہ خواتین کے لیے سینیٹری پیڈز کو ایک طرح سے اس کی کلیکشن بھی کی گئی، کیونکہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر میں بار بار سوچوں، چھوٹے بچے، خواتین اگر اس میں شامل ہیں تو ان کی مختلف ضروریات ہو سکتی ہیں، یہ سارے سکتے ہیں، بچے کے لیے ڈائپرز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ خشک دودھ ہو سکتا ہے جس کی ضرورت ہے بچوں کو۔ اس کے علاوہ سندھ کی کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں بڑی تعداد میں اس سیلابی ریلے کے ساتھ مختلف قسم کے سانپ آ چکے ہیں، اور یہ ایک اپنے آپ میں بڑی مشکل صورتحال ہے۔ جہاں ہم وبائی امراض کی بات کر رہے ہیں، وہیں سانپ کے کاٹنے کی جو دوا ہے اس کا بھی موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر باری موجود ہیں، انڈس ہاسپٹل کی بھی جو کاوشیں ہیں وہ بڑھ چڑھ کر وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان سے معلومات لیتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اس آفت کی زد میں ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر باری۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ سر بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ انڈس نیٹ ورک بینگ اے بگ نیٹ ورک when it comes to health care services اس وقت سرگرم ہے۔ سر آپ لوگوں کی کہاں پہ کون سے ایریاز پہ فوکس ہے اور اس وقت وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، ہمارا تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ اکراس کنٹری ہے، اور انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا پورا ملک انوالو ہوا ہے، تمام شعبے انوالو ہوا ہے، کیونکہ پہلے بارشیں پھر اس کے بعد یہ سیلاب، اور تو ہر جگہ ہماری پہلے جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، بہت سارے علاقے جہاں آپ ایکسیس بھی نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ آرمی کے ساتھ اور نیوی کے ساتھ ایکسیس مل جاتا ہے۔ تو حالات ابھی دیکھیں، ایک تو یہ کہ امیڈیٹ ہے، پھر اس کے بعد اس کے آفٹر افیکٹس آنے ہیں، اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم افیکٹس آئیں گے۔ انفارچونیٹلی بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ پہاڑیوں سے پانی آیا تو وہاں انفراسٹرکچر ڈیمیج بہت ہے، تو اس کی ری ہیبلیٹیشن، پانی تو چلا جیسے بارشیں ختم ہو گئی ہیں، پانی نکل گیا ہے، لیکن کمیونیکیشنز بند ہو گئے ہیں، کہ بہت سارے علاقے، ابھی ہم کٹا میں تھے تو وہاں پر سیکرٹری اضطراب بتا رہے تھے کہ جی جو ادھر ہے جعفر آباد، نصیر آباد وغیرہ علاقے وہ اب
क्वेटा से कटे हुए हैं, तो वहां से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेडिसिन आप हमको लोन पे दे दें, वहां पर पहुंचा दें, ताकि वो सिंध से एक्सेस तो मौजूद था। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और जो फिर इसके बाद जब बारिश खत्म हुई है तो गर्मी बढ़ गई है। तो आप अभी मैं सुन ही रहा था कि आपने अक्सर लोगों ने हर तरीके से देखा है कि वहां पर इमीडिएटली तो जैसे खाना तैयार मिलना दिया जा रहा है, वो जरूरी भी है, क्योंकि आप किसी के पास कोई वो चीजें जगह ही नहीं है कि वो पकाने के एलिमेंट हो, तो इसको आप इमीडिएट शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म के होता है, फर्स्ट 90 डेज तक, फिर उसके बाद चलेगा। तो सूरज साहब, डॉक्टर बारी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बताएं कि अगर हम सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्प्लेस्ड लोग इस वक्त सिंध के शहरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर की टास्क फोर्स जो कोविड के दौरान एक सेंट्रल कमांड डेवलप किया गया, उसमें भी आपने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। क्या कोई एक ओवरऑल उभरती हुई सूबाई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इन लोगों की रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए, जो लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, खेमा बस्तियों में वबाई अमराज, मुख्तलिफ हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कोई इस वक्त तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें काफी हद तक उसके साथ काफी हो रही है। अभी कमेटीज भी कुछ जिस तरह कोविड में बनाई गई थी उसी तरीके से कि प्रोक्योरमेंट के लिए भी जो है ना लोकल मतलब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया गया है, एक कमेटी बना दी गई है। और जाके क्योंकि वो जो सबक सीखा था कोविड से वो कंटिन्यू हो रहा है। सही। तो लेकिन जो चैलेंज इतना बड़ा है ना, और कि इसको हम सब मिलकर ही करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी, एनजीओज को भी। एक और जो सूरत जो मैंने उनको कहा भी था कि हम सबको जो है ना एनजीओज को भी बैठ के एक दफा ये कर देना चाहिए कि एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कि हर जगह पता लगा डुप्लीकेशन में भी पहुंचे, कोई और भी पहुंचे हुए हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। वो जो जिसके ऊपर काम भी हो रहा है कि डेफिनेटली। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एक कम्युनिटी में बुजुर्ग अफराद भी होते हैं जिनके लिंगरिंग हेल्थ इश्यूज हैं, हामला खवातीन भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। तो कोई नंबर्स हमारे सामने हैं, और जो लोग नकल मकानी करके शहरों का रुख नहीं कर पाए हैं, क्या इनकी जहां पे भी इनकी रिहाइश, इनकी खेमों का इंतजाम किया गया, वहां कोई मेडिकल टीम्स विजिट कर रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे हमने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी इसी तरह बनाई हुई थी कि जी हम जो है ना जो कुछ एरियाज को देख के और उसको किया गया कि ऐसी जगह पे करें जहां पर खेमा बस्ती और जो लोग उस जगह पे आ गए हैं, क्योंकि अभी तो ये है ना कि अभी तो जो सैलाबी रेलवे ने आना है यहाँ पर सिंध में, क्योंकि अभी तो वहां से पंजाब से के बीच में मचाता हुआ आया है, फिर पंजाब से गुजरना है, फिर यहाँ कराची सिंध में भी पहुंचना है। अल्लाह करे कि वो इतना बड़े लेवल का ना हो, लेकिन ये है कि लोगों को तो नकल मकानी कर दी गई है, उन जगहों पे ले गए हैं जो हायर साइट के ऊपर हैं। उसमें कैंप्स इसी तरीके से जब चल रहे हैं, यूनिसेफ वाले भी इन्वॉल्व हैं, WHO के साथ भी हमारी परसों ही मेरी मीटिंग की, और उस स्ट्रेटेजी यही कि और जहाँ ये आपने जो कहा था कि छोटे छोटे बर्थिंग सेंटर्स भी बनाए जाएं जो कि कैंप्स के अंदर हो, क्योंकि ऐसा ये तो नॉर्मल जिंदगी तो चल ही रही है। तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी बैठ के और ये सब मिलके सब एक्टिवेट हुए हुए हैं और उसी तरीके से प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। और इस वक्त मैं देख रही हूँ बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड्स इकट्ठे किए जा सकें, लोग आगे बढ़ चढ़कर, और मेरे ख्याल में वक्त की हमारे से रिक्वायरमेंट भी यही है, हमारा फर्ज बनता है। अल्लाह ताला ने अगर हमें ज्यादा रिसोर्सेज दिए, ज्यादा वसाइल दिए हैं, तो हमारी जिंदगियों पे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं आएगा अगर हम थोड़ी सी इस वक्त कनात पसंदी करें और अपने जो ये फंड्स हमारे पास थोड़े से भी एक्सेस में, इस वक्त तो हर इंसान ये कंप्लेन करेगा कि जी मैं बिल्कुल हैंड टू माउथ हूं, हमारे अपने अखराजात पूरे नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम वाकई सिद्के दिल से अपने दिलों पे हाथ रखकर इस बात को सोचें कि जिस किस्म की मुश्किल में ये सैलाब ज़दगान हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगियों में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सवाल ये भी है कि वो लोग जिनको हम बहुत चाहते हैं, हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, हमारे बहुत स्टार्स, मुझे पता है कि जिंदगी के जो मामूलात हैं वो उसी तरह चलती रहती हैं। अगर आपकी खुशियों का मौका है, अगर आप अपने दोस्तों, अपने प्यारों के साथ मौजूद हैं, तो यकीनन आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। लेकिन याद रखें कि जब हमारे अपने घर में अगर कोई तकलीफ में होता है, कोई फौतगी हो जाती है या कोई शख्स बीमार है, तो आप
کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ ایسی چیز فلانٹ کریں, اپنی لائف سٹائل کو اس طرح فلانٹ کریں جس سے لوگ کل کو آپ سے سوال کریں کہ جب یہ مشکل گھڑی تھی, جب لوگ زاروں قطار رو رہے تھے, اپنے پیاروں کے لیے بین کر رہے تھے, مدد کے لیے پکار رہے تھے, تو اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ بے شک ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے, سیلیبز ایسے بھی ہوں گے جو چھپے ہاتھ سے, جیسے کہا بھی جاتا ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے دیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو, یقیناً وہ امداد بھی کر رہے ہوں گے, لیکن اس وقت تھوڑا سا سوبرائٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے باقی جو معمولات زندگی ہیں, جس طرح آپ اپنی خوشیوں کو جوش و خروش سے مناتے ہیں, بڑے بڑے لانچز کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوت عشائیے دیتے ہیں, آئی تھنک اٹ از ٹائم دیٹ وی سوبر اٹ ڈاؤن اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ نو کہ ہمیں یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی اخلاق کی اس تنزلی کے لیول پر ہیں کہ ہمیں ہمارے ارد گرد آپ کو ابھی بھی لوگ اس طرح نظر آئیں گے جو کہیں نہ کہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بے حسی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کیا آفت ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے. اس وقت فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. فیاض صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے, اور اس وقت جو ریلیف ایفرٹس پنجاب میں کی جا رہی ہیں, خصوصاً جنوبی پنجاب کے لیے جو ایفرٹس ڈائیورٹ کی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب نے آج سے تقریباً پوری 10-12 دن پہلے راجن پور کا, ڈیرہ غازی خان کا, توسا شریف کا, میاں والی کا یہاں کے وزٹ کیا تھا بڑا ڈیٹیل سے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسپیشل انسٹرکشن دی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ جو تو ڈیتھ ہو رہی تھی سیلاب کی وجہ سے, اس میں پہلے 8 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا, پھر بعد میں اس کو 10 لاکھ کر دیا گیا. پھر جن کے جانور جناب کو نقصان ہوا, گھروں کو نقصان ہوا, ان کی امداد کا اعلان کیا گیا. اس کے حوالے سے پراپر سروے کرنے کا تمام ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انسٹرکشن دی گئی ہو کہ اس وقت سے بڑے پراپر طریقے سے جنوبی پنجاب کے اندر ساری مینجمنٹ, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور انتظامیہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے. اور ابھی کل اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی جس میں پراپر بریفنگ دی گئی ڈیٹیل سے. ہر وہ ایکٹ کیا جا رہا ہے جس سے پبلک کو اور عام عوام کو, متاثرین کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہو. اور اس کے حوالے سے کوئی پالیٹکس نہیں ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی فوٹو سیشن نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے چودھری پرویز لائی صاحب کی کوئی آپ کو فوٹو سیشن نہیں ملے گا, لیکن بھرپور طریقے سے پنجاب حکومت فرام ڈے فرسٹ سے, لوگ تو اب شروع ہوئے نا پچھلے 3 دن سے آپ کو پولیٹیکل بہت سے لوگ, لیکن چودھری پرویز لائی صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے جیسے ہی سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہوئی, لیکن اس پوری چیز میں سیدھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو سیکھنے والی ہے, جو سمجھنے والی ہے. جی, یہ کرٹیسزم نہیں ہے, یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے ایجوکیٹڈ پاکستانی, اور چیزوں کے اوپر نظر رکھنا اور سمجھ رکھنے والے پاکستانی کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کا انالیسس کریں. یہ تقریباً 10واں یا 11واں سیلاب ہے پاکستان بننے سے لے کے اب تک. بالکل, آخری سیلاب 2010 کے اندر آیا تھا اور وہ میگا فلڈ تھا, میگا فلڈ. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو تو 3 سے 4 لاکھ کیوسک تک کا ہوتا ہے وہ لو لیول کا سیلاب ہوتا ہے, جو 5 لاکھ تک کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہائی لیول کا ہوتا ہے, جو 6-7 لاکھ کیوسک کا آتا ہے وہ ذرا اپر لیول کا ہوتا ہے, اور جو 9 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے اس کو میگا فلڈ کہتے ہیں. میگا 2010 کے اندر یہ میگا فلڈ آیا تھا, سیلاب آیا تھا. اب یہ جو جتنے سیلاب آئے اس میں ہم نے سیکھا کیا, چلیں یہ ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں. اور سیکھنا سب سے پہلے تو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن نے اور حکومتوں نے, عوام نے بھی سیکھنا ہوتا ہے. مطلب عوام کا سیکھنے کا کیا ہے کہ جتنی نہریں ہیں, جتنے دریا ہیں, جتنی آپ کی جناب کھالے ہیں, ان کے ارد گرد آپ بستیاں بسا لیں یا ان کے ارد گرد آپ رہنا شروع کر دیں. چلو یہ تو ایک انڈیویجلی پبلک کا فرض بنتا ہے کہ آپ چیزوں کو اوائڈ کریں, لیکن پبلک کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی نہیں بنتی. حکومتوں نے کیا کیا, ارباب بست و کشاد نے کیا کیا, جنہوں نے 30-40 سال جن پارٹیوں نے یہاں پہ ریگولر حکومت کی, کیا انہوں نے سوچا 2010 کے اندر آپ کیا یہاں پہ برس اقتدار کون تھا, یہاں سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر کون برس اقتدار؟ شاید یہ تھوڑا قبل از وقت ہوگا, وہی والی بات کہ یہ تمام سوالات بڑے اہم ہیں. ابھی جب الیکشنز پہ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے عوام اس دفعہ سوال کرے گی کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اس طرح کی نیچرل کلیمٹی کے حوالے سے جو گورننس اور گورننس کی پریپیئرڈنس ہونی چاہیے, اس کا کیا پلان ہے. یہ وہ سوال ہیں جو اب ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس پلان کے ساتھ آنا پڑے گا. لیکن اس وقت میرا صرف ایک سوال آپ سے یہ ہے, کیونکہ ہم ریسکیو فیز میں ہیں. مجھے یاد ہے کہ
2014 में भी सियासी इख्तिलाफात अपने उरूज पे थे और हमने APS का वाकया देखा था, सानेहा देखा था, और ये कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह एक साथ इकट्ठा हुई, नेशनल एक्शन प्लान बना, सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ पसे पुश डाला गया। इस वक्त मुझे बताइए, जब मुल्क का 65% से ज्यादा हिस्सा सैलाब की जद में है, लोग तकलीफ में हैं, कोई इस तरह की सेंट्रल कमांड आपको नजर आ रही है? तमाम सियासी जमातें मुझे तो एक पेज पे आती नजर नहीं आ रही। अब मेरी जल्दी से जवाब सुन लीजिएगा जी। इमरान खान साहब ने आपका जनाब क्या कहते हैं वो बिलियन सुनामी ट्री स्टार्ट किया, लोगों ने मजाक उड़ाया। इमरान खान साहब ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक पॉजिटिव इफेक्टिव एक्शन लिए, सिर्फ 3.5 साल वजीर आजम की हैसियत से लोगों ने, मुखालफीन ने मजाक उड़ाया। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर ये डैम्स तामीर करने के हवाले से 10 डैम्स तामीर करने शुरू किए। 10 डैम्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा लोगों ने इसके ऊपर मजाक उड़ाया। ये लोगों से बोला कि अपोजिशन जो इस वक्त इक़्तिदार में है, ये चीजें डिस्कस करने वाली हैं इस मौके के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले। आप देखें ना, कल शाम को सिर्फ 3 घंटों के अंदर 5 अरब रुपया टेलीफोन के अंदर जनाब के जरिए से इमरान खान साहब ने इकट्ठा कर दिया। एतमाद है ना, लोगों को पता है कि इस सैलाब की तबाहकारियां, मौसम की तब्दीलियों की तबाहकारियों के ऊपर वाहिद एक वजीर आजम आया जो सिर्फ 3.5 साल रहा। फयाज साहब, इट लुक्स वेरी अनग्रेसफुल। इस वक्त हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सकते, ये सब चीजें उनके क्रेडिट पे मौजूद है। मुझे ये बताइए कि तमाम सियासी जमातें, खुसूसन विफाक की तरफ से, मरकज की तरफ से, क्या कोई कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठकर कोई मजमूई हिकमत अमली बनाएंगे? आप मुझे एक चीज बताएं कि जब आपकी वफाक के अंदर ये प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली ऐलान किया जाए कि हम APC करेंगे लेकिन PTI को नहीं बुलाएंगे, तो आप बताएं क्या इमेज आएगा। और फिर आप मुझे ये बताएं कि वफाक आज से 3 दिन पहले, एग्जैक्ट 3 दिन पहले एक्टिव हुआ है, एग्जैक्ट 3 दिन पहले। और पहला फैसला क्या किया कि पाक फौज को जनाब वहां पर डिप्यूट कर दिया। और पाक फौज तो 75 साल से काम कर रही है। ये पाक फौज की तो ये डिस्टिंक्शन है कि इस मुल्क के अंदर जलजला आए, सैलाब आए, आफत आए, कोई जनाब मर्दमशुमारी हो, कोई इलेक्शन हो, कोई किसी किस्म की भी कोई बुरा वक्त आता है, पाक फौज के जवान और अफसर तो जो है वो हमेशा साथ खड़ा होता है। ठीक है, इनसे पूछेंगे इन्होंने पॉजिटिवली इफेक्ट, लेकिन पहले छोड़ दें आपकी बात के ऊपर। मैं खुद इस बात के ऊपर हूँ कि हमें इस वक्त ये चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक मीडिया चैनल और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते से, एक पॉलिटिकल कारकुन लीडर होने के नाते से ये चीजें इस वक्त डिस्कस होनी भी चाहिए कि पिछले 40 साल तक इक़्तिदार में रहने वालों ने अपने 40 साल दौरे इक़्तिदार में 6 दफा ये सैलाब को देखा, उसके बाद क्या एक्शन लिए। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर, फयाज साहब, एक कमेंट आपका चाहूंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद से जाके जुड़ता है। ये जो मुबैना तौर पे शौकत सईद साहब की लीक्ड ऑडियो है, जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, या वो वो टैम्पर्ड है, वो फेक है, हमें नहीं पता इस वक्त, लेकिन आप उसको किस तरह देख रहे हैं? और खुसूसन वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब का जो उस पर मौक़िफ़ है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जरा मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कोरोना का जब क्राइसिस आया, उससे पहले IMF के साथ जो चीजें तय थी, हमने वो प्रॉपर निगोशिएट करके, इंटरेक्शन करके, दलील के जरिए से उनको राजी करके कि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता आपकी इन शरायात को तस्लीम करने पे, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिलीफ लेंगे, और हमने रिलीफ लिया। उस कंटेक्स्ट के अंदर अगर PTI की लीडरशिप ने तय किया कि शौकत तरीन जो है वो राब्ता करें और वो पंजाब की हुकूमतों और KP की हुकूमतों को मोटिवेट करें कि वो IMF को ये कहें और वफाक को ये कहें कि अब सैलाब की वजह से पाकिस्तान के हालात। फयाज साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये आपका मौक़िफ़ है, लोगों तक पहुंचा है। हमारे साथ इस वक्त शर्जील मेमन साहब भी मौजूद हैं, और जो आपने बात की, मैं अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं कि IMF से मुज़ाकरात जब शुरू हुए थे, तो मौजूदा हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब ने भी ये कहा था कि जो टर्म्स एंड कंडीशन IMF और अक़वाम आलम पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये प्री कोविड की बात है। यानी जब आपने रिलीफ की भी बात की, फ्यूल पे सब्सिडी की बात हो रही थी, तो बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब ने पाकिस्तान का
मौक़िफ़ केस पूरी दुनिया के सामने रखा कि जी यूरोप तो खुद अपने लोगों को सब्सिडी दे रहा है मईशत के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए, तो पाकिस्तान पे वही कंडीशंस क्यों लागू? और अब जो ये मुश्किल का वक्त हमारे सामने है, शहरी रहमान साहिबा ने भी अक़वाम आलम से इस वक्त गुजारिश की है, लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मदद करें। शर्जील मेमन साहब, ये बात जो मुबैना ऑडियो लीक है और इस वक्त की जो दुनिया का इस वक्त फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की मदद को पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले तो जी हम सब लोग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से सैलाब की सूरत हाल को टैकल कर रहे हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जी वो फ्लड में फंसे हुए वो लोग हैं जिनको इस वक्त बहुत शिद्दत से पूरी पाकिस्तानी कौम की जरूरत है जी और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत है, क्योंकि जो नुकसानात हुए हैं उनका तखमीना बहुत ज्यादा है, लोगों की जान माल सब स्टेक पे लगे हुए हैं। सही। तो इस वक्त हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी को हुआ है। जहां तक आपने ये लीक्स की बात की, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए पाकिस्तान इज गाइडलाइन, और कल की इस चीज के बाद खैर हमें तो पहले भी पता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, पाकिस्तान के समझदार लोग, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के लिए इट इज आई ओपनर। लोगों को देखना चाहिए कि आप किस शख्स को के पीछे लगे हुए हैं, वो शख्स जिसका मोटिव जो है वो कोई ऑपोजिशन नहीं है, वो उस वक्त पाकिस्तान से बदला लेना है। ये पूरा एक टोला है जो उस वक्त पाकिस्तान को निशाने में रख के बैठा हुआ। कभी भी ये नहीं सोचता कि अगर ये चीजें ना हो तो पाकिस्तान के हशर क्या होगा। ये लोग ये चाहते हैं कि खुदा ना खाता हमारे हाल जो है श्रीलंका जैसा हो जाए, खुदा ना खाता ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। उनका मोटिव यही है कि अगर इक़्तिदार है तो ठीक है, अगर इक़्तिदार नहीं है तो फिर मुल्क भी नहीं है। शर्जील साहब, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने एपीसी बुलाई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें बाकायदा कहा गया कि पीटीआई उसमें शामिल नहीं होगी। क्या पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है? नहीं, मैं तो अगर कोई एपीसी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज किया जाए हर मसले पर। लेकिन ये कल वाली बात के बाद मैं एक चीज थोड़ा वाज़ेह कर लूँ, उसके बाद आपको एक नीयत सामने आ जाती है कि कितना खुल के ये पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है। इन्होंने पहले टारगेट किया पाकिस्तान के तमाम इदारों पे, इन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हमारे जो है एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने निशाना बनाया, और उसके बाद अब ये इस चीज करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचे और ये IMF की ये इंस्टॉलमेंट ना आए, IMF की ये रीशेड्यूलिंग ना हो और खुदा न खत्म मुल्क डिफॉल्ट पे चलता है। मुझे बताइए कौन सा शख्स ये चीज करता है? आपको याद होगा कि जब मोहतरमा साहब शहीद हुई थी सब लोगों इफ यू डोंट माइंड मी इंटरजेक्टिंग शर्जील साहब, हम तो एक छोटा सा भी कॉन्ट्रैक्ट अगर दो लोग आपस में करते हैं तो उसमें फोर्स डी मेजोर की बात की जाती है कि अगर कोई कुदरती आफत आ गई तो फिर उसका तखमीना, उस वक्त सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। पाकिस्तान को अपनी 75 साल हिस्ट्री में इस किस्म की सूरत हाल का कभी सामना नहीं रहा। अगर इसको IMF को इसका इदराक कराया जाए या एटलीस्ट बताया जाए कि जी जो रकम आने वाली है उसके बाद इन लोगों की रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन के लिए रकम खर्च होगी, तो क्या उसूली तौर पे ये बात गलत है? देखिए जी, मैं आपकी बात क्लियर कर दूं। आपका एक प्रोसेस में एक लोन चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है? आप अगर उस वक्त आप ठीक है आप अपनी इंस्टॉलमेंट लें और उसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अगर आप जो इनका आपने कल ऑडियो लीक को सुना हो तो सिर्फ वो ये तो बात नहीं थी जो उसमें पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि कहीं ये स्टेट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो फिर उस पे जो जवाब था दैट वाज अगेन अ क्वेश्चनेबल, और वो एक बहुत ज्यादा चीजें डाउट्स पैदा करता है कि जी आप अपने मुल्क के लिए क्या सोच सकते हैं, आपका मकसद, आपके मोटिव क्या है। बेसिकली आप इस कॉन्वर्सेशन से आप मोटिव इजीली आप जज कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शर्जील साहब, फयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनका कमेंट इस पे ले लेते हैं। वैसे पीटीआई का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि इट इज अ टेम्पर्ड ऑडियो। फयाज साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अच्छा देखिए, मैं तो शर्जील साहब से एक क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे आप ये बताएं, आप कहते हैं कि ये जनाब रियासत दुश्मन और मुल्क दुश्मन एक्टिविटी है। 90s के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह पाक उन्हें जल्द से दोस्त में जगह दे, उन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा था कि पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद की जाए। वो क्या चीज थी, आप मुझे बताएं। क्या वो रियासत दुश्मनी आप कहेंगे उसको? एक पूरी बात सुन लो शर्जील भाई, पूरी बात सुन लो शर्जील साहब, पूरी बात सुन लो। अच्छा, दूसरी चीज, मसला ये है, मैंने आपके सामने भी रखा और सिदरा आपने भी तकरीबन उसको एलेबोरेट कर दिया।
हमने कोरोना के अंदर हमने भी IMF के साथ पैकेज किया हुआ था साइन, और हम उनसे प्रोग्राम ले रहे थे। हमने उसमें यकसर 180 डिग्री जनाब हमने चेंज कर दी उनकी सारी चीजों को, कि भाई अब हम इस अंदाज से आपकी शराइत तस्लीम नहीं करते, टैक्स के लगाने के हवाले से और रेवेन्यू कलेक्ट करने के हवाले से और बहुत सी चीजों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम और रियासत क्राइसिस में आई हुई है और हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त आपकी इन शराइत को। हमने उसी कंटेक्स्ट के अंदर पंजाब ने और KPK ने वफाक को और IMF को ये समझाने की कोशिश की है, अकल दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान रुल गया इस वक्त सैलाब की वजह से, और खुदा का वास्ता है ये जो शराइत आपने रखी है, और शर्जील साहब ले आए ना जरा वो शराइत, मैं चैलेंज करता हूँ कि जो IMF ने। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जहन में आती है, फैयाज साहब आपका मौक़िफ़ इस पे पॉइंट आ गया। शर्जील साहब, ये शौकत तरीन साहब तो गुज़िश्ता यानी माजी में अगर हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुंसलिक रहे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, तो उनकी नीयत पे इतना ज्यादा शुबा और शक किया जा सकता है? मैं आपको दोनों सवाल में जवाब देता हूँ। पहली बात, मुझे अनइंटरप्ट दीजिएगा, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से जो खत की बात की, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा उस वक्त मुखालफिन ने किया हुआ था, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। दूसरी बात ये भी याद होना चाहिए, जब मोहतरमा खुद शहीद हुई थी तब पाकिस्तान वहां पे क्या नारे लगे, तो मोहतरमा असद साहब नारा लगा पाकिस्तान खपे, ये होती है नेशनल लीडरशिप। अब आ जाए मैं दूसरी बात की बात कर रहा हूँ, जो इस शराइत की बात कर रहे हैं, ये IMF के साथ ये एग्रीमेंट और डील किसने की थी? PTI ने खुद की थी। उस ऑडियो लीक्स पे अगर इनको शक है कि ये टेम्पर्ड है तो ये कोर्ट में जाके चैलेंज कर लें, क्योंकि इट्स अ फैक्ट, और रिपोर्ट में ले जाए और हमसे करवा लें उसका, अगर गलत है तो ठीक है। लेकिन आप मैं फिर बोलूँ ऑडियो लिख के आप मुहर्रकात को पढ़ें, उस मुहर्रकात को देखें, उस मुहर्रकात में क्या था। आगे अगर कोई सवाल है तो आगे में जवाब ये आ रहा था, ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ FIR कटवा रहे हैं, ये हमसे ATA के पर्चे कटवा रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए। मकसद बाय नोइंग दिस कि ये चीज आपके स्टेट को डैमेज कर सकती है, आपकी नेशन को डैमेज कर सकती है, आपकी कंट्री को डैमेज कर सकती है, आपकी कंट्री खुदा ना खासा किसी डिफॉल्ट में जा सकती है। उसके बावजूद इस तरह के स्टेप्स मैं समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान में हिस्ट्री में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। अब आपने आ जाए शौकत तरीन साहब की बात पे, देखिए शौकत तरीन साहब जब पीपुल्स पार्टी में बिल्कुल थे तो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की लाइन को टो करते थे, और अब अगर शौकत तरीन साहब PTI में है तो PTI की लीडरशिप की लाइन को टो कर रहे हैं। और PTI की लीडरशिप की लाइन जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, उनकी हर तकरीर में कभी वो न्यूट्रल क्यों हो रहा है तो कभी न्यूट्रल ये होना चाहिए, न्यूट्रल वो होना चाहिए। उनकी ये तकारीर जिस तरह इलेक्शन कमीशन के सरबराहों पे इन्होंने अटैक किए, जिस तरह रोजाना सोशल मीडिया पे जो उनके ट्रेंड्स चलते हैं, उस ट्रेंड्स पे जो ये हमारे शब्द की क़यादत है, उनको जिस तरीके से के अल्फाजों से ये करते हैं, और उसके बाद रिसेंटली हेलीकॉप्टर का एक सामने हुआ, आप कह रहे हैं कि ये एक पार्टी पॉलिसी हो सकती है। देखिए इट इज अ सीरीज, इट इज नॉट वन थिंग। अगर ये पिछले कोई काम ना होते, एक चीज ये होती, फिर भी आप सोच रहे थे कि यार इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। अगर आप पूरी सीरीज देखें। शर्जील साहब, मेरे पास वक्त कम हो गया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद थे। देखिए जी, मुल्क इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता किसी भी इनफरादियत का या इस तरह के पॉलिटिकल स्क्रिमिशेस का। ये वक्त है एक सीसा पिलाई दीवार की तरह साथ मिलकर खड़े होने का, ताकि पाकिस्तानियों की मदद हो सके। लेकिन ये अहम मौज़ूआत थे जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि खलीज बढ़ती चली जा रही है and these parties are not coming together। बहरहाल जी, हमारी ये कॉन्वर्सेशंस और ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आज हमारे साथ होने का बहुत बहुत शुक्रिया लेते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं इख्तिताम को पहुंचता है, कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक ख्याल रखें, खुदा हाफिज।